डीए न्यूज प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर सिंह भारज आज आपको बताने जा रहा हूं आज क्या कुछ खास है चर्चा में। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त चर्चा में है वह है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र में नामांकन पत्रों की वापसी के समय सीमा खत्म होने के बाद राज्य में चुनावी दंगल की तस्वीर अब साफ हो गई है। महाराष्ट्र में सत्ता का परचम लहराने के लिए प्रमुख रूप से महायुति, जिसमें भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार के साथ वाली पार्टी और महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार जैसी पार्टियों का समागम है, अब चुनावी समर में आमने सामने है। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर प्रमुख पार्टियों के बागी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में जमे हुए हैं, जिससे चुनाव काफी दिलचस्प बन पड़ा है। यहां शिवसेना और राकपा में दो फाड़ होने से दो शिवसेना और दो राकपा चुनावी मैदान में है, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट 49 सीटों पर आमने सामने है, तो वहीं राकपा अजित गुट और राकपा शरद पवार गुट 38 सीटों पर आमने सामने हैं। लोकसभा की तरह इनके बीच भी असली नकली लड़ाई की असल मुद्दा होगा। जी हां, आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब महाराष्ट्र की जनता ने इन दोनों पार्टियों की जो 4 पार्टियां बनी हैं, असली नकली के मुद्दे पर उन्हें चुना था। और लोकसभा चुनाव में जहां शरद पवार गुट ने 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीती थी, तो वहीं अजित गुट ने 4 में से 1 सीट पर जीत हासिल की थी। राकपा का अधिकांश जो वर्चस्व है वो पश्चिम महाराष्ट्र में है, जहां से वह लड़ती है, क्योंकि यहां पर इनका काफ़ी प्रभाव है। इसी तरह शिवसेना का मुंबई में प्रभाव ज़्यादा है और लोकसभा में शिवसेना उद्धव ने यहां कांटे के मुकाबले में 13 में से 6 सीट पर दर्ज की थी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 13 में से 7 सीटों पर विजयी रही। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सीटों के दृष्टिकोण से भारत का बड़ा राज्य है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यहां राजनीतिक उठापटक में शिवसेना और राकपा में 2 फाड़ करवा दिए थे और ये 2 पार्टियां 4 पार्टियां बन गई थी। इससे महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में कांग्रेस समर्थित महाअघाड़ी के पक्ष में मतदान कर भाजपा के अकेले पूर्ण बहुमत के रथ को रोक दिया था। जी हां, लोकसभा में भाजपा अगर महाराष्ट्र से बराबर से जीतती तो वह अकेले ही अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम होती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा को बहुत सारा वोटों का नुकसान हुआ, जिसका परिणाम ये रहा कि सीटें कम हो गई। शिवसेना और राकपा के बीच असली नकली का मुद्दा इस बार भी लिटमस टेस्ट की तरह प्रमुख मुद्दा होगा। जनता इस लिटमस टेस्ट में किसे पास करती है, यह तो आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। अब आपको हम बताते हैं कि महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के नतीजे झारखंड के साथ 23 नवंबर को घोषित होंगे। जी हां, 20 नवंबर को एक चरण में महाराष्ट्र के 288 सीटों पर मतदान होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में अब कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सबसे ज़्यादा 148 उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने 103, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अगुवाई वाली शिवसेना ने 89, चौथे नंबर पर शरद पवार गुट की राकपा ने 87 और 5वें स्थान पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 88 और आखिर में डिप्टी सीएम अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। अब आपको बता दें कि हालांकि यहाँ पे जिस हिसाब से बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, पूरे महाराष्ट्र की लगभग हर सीट पर बागी प्रत्याशी हैं,
क्योंकि पार्टियों के जो टुकड़े हुए हैं और जब सीटों का बंटवारा हुआ तो जिन्हें उम्मीद थी कि हमें पार्टी सीट देगी, रासपा, शिवसेना की 4 पार्टियां, फिर कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों के लोग, क्योंकि यह उम्मीद थी, इनके नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इस वजह से महाराष्ट्र की सभी सीटों पर करीब करीब त्रिकोणीय मुकाबले हैं और रोचक मुकाबले हैं। आपको 10 सीटों पर हम बता दें कि जहां पर बेहद ही रोमांचक मुकाबला है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बताते चलते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर सब कुछ। तो महाराष्ट्र की दर्जन भर सीटों पर बेहद रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। इनमें पवार परिवार के गढ़ बारामती की सीट पर फैमिली फाइट में चाचा अजीत पवार और भतीजे युगेंद्र पवार के बीच मुकाबला है। दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ हैं। जहां अजीत पवार ने कहा है कि लोकसभा में आपने शरद पवार को जिताया था, तो इस बार मुझे मौका दिया जाए, तो योगेंद्र कह रहे हैं कि यह शरद पवार का पारंपरिक सीट है, इसलिए इस सीट पर उनका हक बनता है। तो इस बीच मुकाबला रोचक हो गया है। देखते हैं जनता किसके पक्ष में वोट करती है। वहीं मुंबई के मुंबा देवी, वर्ली, बहम सीटों पर हाई प्रोफाइल मुकाबला है। इसके अलावा शिवसेना ने वर्सोवा में मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को हाई प्रोफाइल कर दिया है। थाने, मीरा भाईंदर समेत गढ़चिरौली की अहेरी सीट को रोचक मानी जा रही है। अहेरी सीट जो गढ़चिरौली क्षेत्र में आती है, इस सीट पर बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर पिता धर्मराव, बाबा आत्रम, पुत्री भाग्यश्री आत्रम हल्केकर और भतीजे अम्बरीश राव के बीच मुकाबला है। जी हाँ, यहाँ पर परिवार आमने सामने है। तो महाराष्ट्र का जो ये सीन चल रहा है चुनाव को लेकर, बहुत ही रोचक होने वाला है। हर एक सीट पर जबरदस्त मुकाबला है। किसके पक्ष में जनता मतदान करेगी, यह तो अभी समय के गर्भ में है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ पर करारी शिकस्त मिली थी और उनके विजयी रथ को, जो लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत की ओर जाने वाला था, महाराष्ट्र की जनता ने रोक दिया था। और चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रथ इसलिए रोका गया था कि भाजपा ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर शिवसेना के 2 टुकड़े किए, फिर राकपा के 2 टुकड़े करवाए। इससे जनता नाराज थी और उन्होंने खुलकर इसके विरोध में वोट दिया और यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताया। ना केवल जिताया बल्कि महाराष्ट्र में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि भाजपा यहाँ पर मुकाबले से बाहर दिखी। तो ये था महाराष्ट्र का एक चुनावी सर्वेक्षण बोल लीजिए या एक गतिविधि वहाँ पर क्या चल रही है, उसके बारे में एक हमारी थोड़ी सी चर्चा, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको सुनाई। अब चर्चा में जो हमारा अगला टॉपिक है, यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और हर देश इसे अपने अपने तरीके से देख रहा है। जी हाँ, ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना दुनिया में के हर देश के लिए अपने अपने तरीके से अलग अलग महत्व रखता है। जहाँ तक भारत की बात है तो हम आपको बताते चले कि ट्रंप, मोदी दोनों एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त बताते हैं और ऐसे में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी क्या भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या डोनाल्ड ट्रंप राज में भारत के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। अखबार से लेकर टपरी, चाय की टपरी पर, राजनीतिक गलियारों पर इसकी चर्चा हो रही है कि ट्रंप के आने से भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। ट्रंप के सबसे महत्वपूर्ण बयान से इसके आशय निकाले जा सकते हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी दौरों पे अमेरिका की जनता से कहा था, अमेरिका फर्स्ट, यह मेरा सबसे पहला मोटो होगा। मतलब हर मामले में अमेरिका का फायदा मेरी प्राथमिकता होगी। और यहीं से तय होता है कि ट्रंप
अमेरिका के हितों को देखते हुए दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने संबंधों को कम ज़्यादा महत्व देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम सबसे पहले अमेरिका के लिए क्या फ़ायदेमंद है इसको देखेंगे और इसके हिसाब से दुनिया के देशों के साथ अपना संबंध कम या ज़्यादा बढ़ाएंगे या महत्व देंगे। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स की माने तो डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। ट्रंप की वापसी से भारत को तेल की कीमतों में नरमी का फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही चीन के साथ उनकी तकरार जो सर्वविदित है, यह भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लाभ दिलवा सकती है, क्योंकि ट्रंप चाहेगा कि जहां चीन का वर्चस्व है वहां पर वो भारत को प्राथमिकता दे। और यही कारण है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से भारत को चीन के ऊपर ज़्यादा महत्व मिलेगा। ट्रंप प्रशासन व्यापार बढ़ाने के लिए भारत के संग द्विपक्षीय शुल्क वार्ता को फिर से शुरू कर सकता है। जी हाँ, पहले शासनकाल में उनकी वार्ता शुरू हुई थी, हालांकि उसके कोई परिणाम नहीं निकल पाए थे। अब इसे फिर से शुरू करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, उनकी वापसी से यूक्रेन रूस जंग के जल्द खत्म होने का फ़ायदा भी मिल सकता है और भारत भी यही चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। भारत को अनदेखा करना आसान नहीं है, ये सारे एक्सपर्ट मानते हैं, क्योंकि एक्सपर्टों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही अनुभवी वैश्विक नेता हैं, जिनका एक समान एजेंडा है, एक मजबूत, सुरक्षित, समृद्ध दुनिया। उन्होंने कहा कि भारत में ओबामा, ट्रंप और बाइडेन प्रशासन के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम किया है। बिल्कुल, भारत इस मामले में हमेशा से स्पष्ट रहा है कि भारत के फायदे जिन देशों के साथ है, उनके साथ वह अपने संबंधों को सुधारने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। और अगर इसी को देखा जाए कि भारत जहां अपने आप को ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति होने पर मजबूत पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है ट्रंप की वापसी से। पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ना इसलिए भी तय है क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ जंग में बार बार यह मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे में ट्रंप राज में भारत अमेरिका का साथ दे सकता है, क्योंकि ट्रंप भी आतंकवाद पर काफ़ी हार्ड स्टैंड रखते हैं। साथ ही ट्रंप के राज में अमेरिकी टैक्स टैरिफ नीति चीन को टारगेट करेगी। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा भारत अमेरिका व्यापार को प्रभावित करेगा। सभी आयातों पर 10 से 20% और चीनी सामानों पर 60 से 100% तक टैरिफ का उनका चुनावी वादा है। इससे भारतीय कपड़ों, जूतों, खिलौनों को अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बना सकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने हाल ही में अपने विवादों को WTO से बाहर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। दोनों देश आपसी लाभ के लिए व्यापार मामलों पर द्विपक्षीय बातचीत करने हमेशा तैयार हैं। अमेरिका में ट्रंप के आने से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो खास चर्चा में हमने आपको बता दिया है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अमेरिकी मीडिया में जमकर चर्चा है। अमेरिकी मीडिया की माने तो ट्रंप के आने से अमेरिका में अलगाववाद बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने सार्वजनिक भाषणों में, चुनावी भाषणों में स्पष्ट किया है कि अमेरिका के लोगों को रोजगार उनकी प्राथमिकता है। बाहरी विदेशी लोग यहाँ जिस तरीके से आ रहे हैं, उससे अमेरिका के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रभावित हो रहा है और यह बयान अलगाववाद को अमेरिका में बढ़ाएगा, यह अमेरिकी मीडिया का मानना है। चर्चा में अब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश पर भारी चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा स्वास्थ्य विभाग के साथ
डॉक्टरों की टीम के बीच हो रही है, पूरे स्वास्थ्य महकमे में हो रही है। हालांकि यह आदेश इस सरकार का पहले का आदेश है, मतलब कांग्रेस सरकार के समय यह आदेश हुआ था, जिसका सख्ती से पालन करने का भाजपा सरकार ने निर्णय लिया, जिस पर उन्हें बैकफुट होना पड़ा। हम आपको बता दें कि इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे आने लगे और यह सिलसिला थम नहीं रहा था। पिछले 10 दिनों में दुर्ग मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के दर्जनों डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसके अलावा रायगढ़ राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भी सामूहिक इस्तीफे की खबर है। इस मामले में सरकार का कहना है कि कोई नया नियम नहीं है। आपको पहले बता दें कि यह नियम क्या था। यह नियम ये था कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और प्रोफेसर जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी हाँ, यह नियम देखा जाए तो जनता के हित का है, पर इस मामले में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी और सामूहिक इस्तीफे देने शुरू कर दिए, जिससे सरकार को बैकफुट पर आकर यह कहना पड़ा कि हम नियमों को फिर से देखेंगे और कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, जिससे न डॉक्टरों को तकलीफ हो और न ही जनता को। इस बीच भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर विमल चोपड़ा ने अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मिलकर इस संबंध में बात की, जिस पर मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है, सबकी सुनने के बाद बीच का रास्ता निकालेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर विमल चोपड़ा ने और क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने। देखिए, सरकार के एक आदेश के बाद पूरे मेडिकल फील्ड में आपाधापी मची हुई है कि जो शासकीय सेवा में चिकित्सक हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण सरकार के साथ साथ डॉक्टर और जनता को भी जो है भारी कठिनाई हो रही है। और जनता को जो सुविधा शासकीय चिकित्सकों की ड्यूटी टाइम के बाद मिलते थे, वो मिलना बंद हो गई और डॉक्टरों को भी खाली बैठना पड़ रहा है। इसके कारण एक प्रकार का आक्रोश था, जिसको लेकर के हम लोगों ने मंत्री जी से भेंट की और सारी समस्याएं उनके सामने रखे और मंत्री जी ने उन कठिनाइयों को समझा और तत्काल जो है ये आदेश दिया कि जो आदेश निकला है उसको अभी निलंबित रखा जाए और किसी प्रकार की कार्यवाही डॉक्टरों पे ना की जाए, पुरानी व्यवस्था जैसे चलती थी उसे चलने दिया जाए। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या जो चिकित्सा क्षेत्र की थी वो दूर है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का आभार प्रदर्शन किया कि उन्होंने डॉक्टरों की और जनता की समस्याओं को समझते हुए तत्काल और शीघ्र निर्णय लिया, जिससे मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है वो बची रहे और जो शासकीय अस्पताल हैं वहाँ व्यवस्था बनी रहे। साथ ही शासकीय सेवक जो अपने शासकीय सेवा के बाद समय जनता की सेवा में देते थे वो भी चलता रहे, जिससे निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल सब में एक प्रकार की व्यवस्था बनी रहेगी। देखिए, आप सभी भली भांति जानते हैं, आज भी मैं देखा कई अखबारों में फ्रंट पेज में आया हुआ है कि डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में समय कम दे रहे हैं। क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी डॉक्टर जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA जो लेते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और जो नहीं लेते हैं जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ऐसे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पीरियड के बाद अपने यहाँ लोग ड्यूटी कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक या घर में देख सकते हैं मरीज। और इसी बात को, चूँकि ये बहुत पुराना अधिनियम है, कोई नया नियम हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसी को प्रकाशित किए हैं और इस बात को लेकर
जो संविदा में हैं जो डॉक्टर वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। सभी जगह डीन को बातचीत करने हेतु कहा गया है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स कम हैं और ऐसी स्थिति में यदि इस्तीफा देंगे तो एक नया संकट पैदा होगा। इसलिए बातचीत चल रही है, उसके बीच का रास्ता हम निकालेंगे। आपको हम बता दें कि यह तो प्रशासन शासन के बीच की बात है, और दूसरी तरफ हम अगर आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हीरा रोधी का एक बयान भी सामने आया है कि सरकार द्वारा जो लोग नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं ले रहे हैं उन पर भी सख्ती की जा रही है, उन्हें भी निजी संस्थानों में सेवाएं देने के लिए रोका जा रहा है। सरकार को अपना यह फैसला वापस लेना चाहिए, जबकि जनता की माने तो जनता सरकार के फैसले को सही बता रही है। जनता का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर निजी प्रैक्टिस से होने वाली कमाई के कारण शासकीय अस्पतालों में ड्यूटी की मात्र खाना पूर्ति करते हैं और उनका पूरा ध्यान निजी प्रैक्टिस पर होता है। इससे आम जनता, गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं और उनको जान माल की हानि होती है। इसलिए उनका कहना है कि सरकार का जो फैसला है डॉक्टरों के लिए वह सही है, इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि अभी यह पिटारे से बाहर नहीं आया है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, लेकिन जिस तरीके से अभी की बयानों को देखा जाए तो यह लग रहा है कि सरकार बैक फुट पर है और कोई बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में वह डॉक्टरों को खोना नहीं चाहती। क्योंकि अगर डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से इस्तीफा दे देंगे तो आने वाले समय में आम लोगों का इलाज कौन करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी पूरे देश में है और ख़ासकर सरकारी अस्पतालों में तो कमी है ही है। तो इस तरीके से सरकार नहीं चाहेगी कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर छोड़ कर जाएं और सरकारी अस्पताल डॉक्टरों का मुंह ताकते रहे और मरीज भी उनका मुंह ताकते रहे कि कब डॉक्टर आएंगे, कब डॉक्टरों की नियुक्तियां होंगी और कब उन्हें सही इलाज मिलेगा। तो यह भी एक बड़ा पेच सा फंस गया है सरकार और डॉक्टरों के बीच में, लेकिन इस पेच को कैसे ढीला किया जा सकता है यह तो सरकार और डॉक्टर आपस में मिलकर ही तय करेंगे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में कुछ निर्णय हो जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए अभी यह अंधकार में है कि डॉक्टर क्या करने वाले हैं और सरकार क्या करने वाली है। अभी आप देख रहे थे चर्चा। जी हाँ, डीए न्यूज़ प्लस के इस खास प्रोग्राम चर्चा है में आपने आज इन महत्वपूर्ण चर्चाओं पर लोगों के विचार सुने। क्या कुछ चर्चा में हो रहा है, दुनिया क्या कुछ देख रही है, क्या कुछ समझ रही है, उस पर एक हमारा भी एक व्यू था कि इस चर्चा को में लोगों का कैसे ध्यान आकृष्ट करा जाए, कैसे लोगों को दुनिया की बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए। चर्चा में आपका स्वागत रहेगा अगली चर्चाओं में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।